हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। हमारा ये देश कानून से चलता है और कानून इस देश की संसद या पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन ये कानून एक्चुअली में बनाया किस तरीके से जाता है? दरअसल पार्लियामेंट को इस देश में कानून बनाने के लिए अलग अलग तरीके के बिल्स या विधेयकों को पास करना पड़ता है और प्रेसिडेंट से सिग्नेचर या एसेंट दिलवाना पड़ता है। इन बहुत सारे बिल्स में मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंशियल बिल भी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने मनी बिल को छोड़कर सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी बिल अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाता है तो मनी बिल आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता है। ऑर्डिनरी बिल की जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 107 और 111 के अंडर आता है। जहां पर आर्टिकल नंबर 107 में हम ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, वहीं आर्टिकल नंबर 111 में हम लोग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है, परमिशन दे देता है। उसी सिग्नेचर या हस्ताक्षर को हम लोग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बिल को समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी आर्टिकल को फॉलो करते हुए कोई एक ड्राफ्ट लेकर आता है, यानी कि कोई एक आइडिया लेकर आता है, तो जब उस आइडिया को लोकसभा में या राज्यसभा में सिर्फ प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। और जब वो ड्राफ्ट पेश कर दिया जाता है, उस पर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, उस पर वोटिंग शुरू हो जाती है, तो उसे हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। और एक बार जब वो बिल पास हो जाता है तो उसे कानून या लॉ के नाम से जाना जाता है। अब इस ऑर्डिनरी बिल को पास करने की बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेकिन हम उसे स्टेजेस न कहकर रीडिंग कहते हैं। दैट इज रीडिंग 1, 2 and 3. So IAS Origin is coming up with the new UPSC GS बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा। हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और IAS Origin के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अब अगर हम लोग यहां पर सबसे पहली रीडिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल यहां पर देखा जाता है। जब भी मान लीजिए कि अगर आपको पार्लियामेंट में बिल को प्रेजेंट करना है तो आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। और बिल को प्रेजेंट करने के लिए या तो मिनिस्टर वहां पर हो सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर। अब अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई मिनिस्ट्री है तो उसे हम मिनिस्टर कहेंगे। लेकिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग इस ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा में पेश कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको पहले राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। तो मान लीजिए कि अगर हम लोकसभा में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इस बिल को प्रेजेंट करने से पहले या तो लोकसभा के स्पीकर या फिर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी एक बार फॉर्मेलिटी के नाम पर परमिशन लेनी होती है। जैसे ही आपको यह परमिशन मिल जाती है तो आप उस बिल का टाइटल और ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बता देते हैं और उसके बाद उस बिल को लोकसभा के गैजेट में शामिल कर लिया जाता है। गैजेट एक तरीके का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर उस बिल के बारे में जानकारी लिखी होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस बिल को किस तारीख पर किस चीज से रिलेटेड प्रेजेंट किया गया था, वो पास हुआ या नहीं, और बाकी डिटेलिंग्स उसमें होती है। जैसे स्कूल में आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता था, मान लीजिए कि ये पार्लियामेंट का अटेंडेंस रजिस्टर है इन बिल्स के लिए। एक बार जब ये बिल पेश हो जाता है और गैजेट में आ जाता है तो सेकंड रीडिंग में इस बिल के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोगों ने लोकसभा में बिल को पेश किया है एग्जांपल के तौर पर, तो लोकसभा को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब एक बार जब इस बिल पर डिटेल्ड डिस्कशन होती है तो 4 ऑप्शंस होते हैं लोकसभा के पास कि या तो वो उस बिल को पास कर दे, या तो रिजेक्ट कर दें, या तो पब्लिक ओपिनियन में डाल दें, या कमेटी स्टेज पर रख दें। अगर लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया तो यह बिल राज्यसभा के पास चला जाएगा। अगर बिल को रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। कई बार लोकसभा यह डिसीजन लेती है कि इस बिल को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाल के लोगों का ओपिनियन इस पे लेना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम, मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि कमेटी स्टेज में यह बिल भेजा जाता है। यानी कि 2 कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में, जिसे हम लोग सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसी कमेटी है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स एक ही हाउस के हैं, यानी कि एक कमेटी में सारे मेंबर्स या तो सिर्फ लोकसभा के ही हैं या तो सारे मेंबर्स सिर्फ राज्यसभा के ही हैं, तो वो जो आपकी
कमेटी है वो सेलेक्ट कमेटी कहलाती है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी कमेटी है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हैं तो उसे हम लोग ज्वाइंट कमेटी के नाम से जानते हैं। 99% केसेस में यही होता है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। अब सेलेक्ट कमेटी इस बिल की पूरी तरीके से डिटेलिंग करती है, यानी कि एक एक छोटी छोटी चीज उस बिल में ऐड करती है, यानी 5 पेजेस के उस ड्राफ्ट को 500 पन्नों का एक बिल बनाती है और उसमें क्लॉजेस और सब क्लॉजेस ऐड करती है और सेलेक्ट कमेटी वापस इस बिल को लोकसभा के पास भेज देती है और उसके बाद लोकसभा इस बिल पर ओवरऑल वोटिंग करती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि लोकसभा से यह बिल पास हो ही जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में बैठी होती है। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 1/2 से ज्यादा। मान लीजिए कि लोकसभा में 543 पीपल हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें से वोटिंग के दिन सिर्फ 300 लोग आए तो 300 का 1/2 से ज्यादा। अब 300 का 1/2 होगा 150, यानी 150 से ज्यादा वोट्स अगर इस केस में पड़ गए तो यह सिंपल मेजॉरिटी कहलाएगी। एक बार जब यह बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है 4th रीडिंग में, तो जितनी भी स्टेजेस हमने लोकसभा में रिपीट की हुई हैं सारी की सारी स्टेजेस जो हैं वो राज्यसभा में भी रिपीट करवाई जाएंगी। यानी कि इस बिल को फिर से राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, गैजेट में डाला जाएगा, फिर से डिस्कशन किया जाएगा, फिर से कमेटी के पास भेजा जाएगा। सारी प्रोसेस यहां पर रिपीट होती है और जब ये सारी प्रोसेस रिपीट हो जाती है तो राज्यसभा के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो राज्यसभा इस बिल को पास कर दे या रिजेक्ट कर दे या बिल को लोकसभा के पास रिटर्न कर दे या फिर कोई एक्शन ही ना ले। अगर राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया तो यह बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। लेकिन मान लो अगर इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया तो यह बिल बीच में ही अटक जाता है और कानून बन नहीं पाएगा। अगर राज्यसभा के द्वारा इस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं डेडलॉक। लेकिन अगर राज्यसभा ने लोकसभा के पास बिल रिटर्न कर दिया और लोकसभा ने अगर बिल पास कर दिया, यानी कि राज्यसभा की रिकमेंडेशंस या अमेंडमेंट्स मान लिए, तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा ने बिल में कोई चेंजेस के लिए बिल को लोकसभा के पास रिटर्न किया और लोकसभा ने उन चेंजेस पर अग्री नहीं किया तो बिल पर फिर से डेडलॉक आ जाता है। या फिर अगर राज्यसभा ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना पास कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना रिटर्न कर रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो टेकिंग नो एक्शन वाले सिनेरियो में लोकसभा राज्यसभा का 6 महीने तक इंतजार करती है। और अगर 6 महीने तक राज्यसभा ने किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया तो इस सिचुएशन को भी डेडलॉक कहा जाता है। अब इस डेडलॉक को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डेडलॉक सॉल्व नहीं होगा तो बिल पास नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा और कानून नहीं बनेगा तो देश कैसे चलेगा। अब इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल नंबर 108 में ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है। अब इस ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को साथ में बिठाया जाता है और कहा जाता है कि अब आप साथ में वोट करिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका ये पार्लियामेंट है, ये है आपका प्रेसिडेंट हाउस, ये है आपका लोकसभा और ये है आपका राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आपको सेंट्रल हॉल भी देखने को मिलता है और इस सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स को साथ में बिठाकर साथ में वोटिंग करवाई जाती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। और अब हमें पता ही है कि लोकसभा के मेंबर्स तो मेजॉरिटी में हैं ही गवर्नमेंट की वजह से, तो ऐसा कई बार यानी मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपकी ज्वाइंट सिटिंग में जब भी बिल जाता है वो सिंपल मेजॉरिटी से हमेशा पास ही हो जाता है। एक बार जब ये बिल फाइनली पास हो जाता है ज्वाइंट सिटिंग से या दोनों हाउसेस से, तो यह बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास 5th रीडिंग में प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास भी यहां पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर प्रेसिडेंट यहां पर एसेंट दे देता है तो उस बिल को स्टैच्यू बुक में शामिल कर दिया जाता है और यह जो बिल है बन जाता है आपका कानून। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने यहां पर पार्लियामेंट के पास बिल को रिटर्न कर दिया किसी भी तरीके के सजेशन या अमेंडमेंट को लेकर, और अगर लोकसभा ने और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट ने वो अमेंडमेंट मान लिए तो प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट दे देंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने वैसा का वैसा बिल दोबारा से भेज दिया बिना किसी तरीके के चेंज किए तो प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 में प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता ही है। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन यह होता है कि प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर ले, यानी कि वो इस पर कोई एक्शन ही ना ले और इस सिचुएशन में ये जो बिल है वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अब तक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सिर्फ एक बार राजीव गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ यानी जेल सिंह ने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में किया था और उसके बाद ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति को हमेशा इस बात का डर होता है कि शायद इसे वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहकर इंपीचमेंट का रिजोल्यूशन उनके खिलाफ न ला लिया जाए।
लेकिन जब हम लोग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल अगर प्रेसिडेंट ने किया तो वो बिल पूरी तरीके से डेड हो जाता है। इसके बाद की पॉलिटिकल कहानी आपकी नॉलेज के लिए है, आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं। तो अगर इसी तरीके के पॉलिटी के डिटेल्ड टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में समझना है जो आपकी यूपीएससी की जर्नी को और आसान बनाएगी, सो प्लीज स्टे ट्यून विद आईएएस ओरिजिन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।